अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 9 सॉल्यूशन वाला हमने स्टार्ट किया था। आज उसका लेक्चर 3 है हमारे पास। कंसंट्रेशन यूनिट हमने पढ़े थे लास्ट टाइम सेकंड चैप्टर में। आज हमारे पास है मोलैरिटी और मोलैलिटी। सबसे पहले मोलैरिटी और मोलैलिटी पे आपने देखना है कि मोलैरिटी के स्पेलिंग पे भी गौर करना है और मोलैलिटी पे भी। ठीक है, यहाँ पे एल है और यहाँ पे आर है। मोलैरिटी को कैपिटल एम से लिखते हैं और मोलैलिटी को स्मॉल एम से लिखते हैं। ठीक है, ये इसे डिनोट करने का तरीका है। अब आपने क्या करना है, दोनों डिफाइंस को जो है एट अ टाइम इकट्ठे आपने देखना है। एक एक लफ्ज़ का जो है वो डिफरेंस होगा, आपने याद करनी है डिफाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोलैरिटी और मोलैलिटी वाला। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने अच्छी तरह याद करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोलैरिटी it is the number of moles of solute dissolved per dm cube of solution। यहाँ पे देखें, पर dm cube of solution। ये सल्यूट की मोल्स में तादाद, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट मतलब सल्यूट की मोल्स में तादाद है जो एक डीएम क्यूब सोल्यूशन में हल की गई है। मतलब सोल्यूशन एक डीएम क्यूब है पूरा। ठीक है, अब मोलैलिटी पे आ जाएं। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड। यहाँ तक दोनों डिफाइन सेम है। ठीक है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या आ गया है, सॉल्वेंट का मैस आ गया है। और याद रखें, यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, पर केजी सोल्यूशन नहीं है, बल्कि पर केजी सॉल्वेंट है मोलैलिटी में। लेकिन जो मोलैरिटी है वहाँ पे पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन है। तो आपने ये जो मैंने स्टार लगा दिए हैं यहाँ पे, तो इन चीज़ों पे आपने गौर करना है कि यहाँ पे पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन है और यहाँ पे पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसका फार्मूला क्या है जी। फार्मूला है मोलैरिटी। ठीक है, डिफाइन से ही हमें पता चल जाएगा। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो इसका मतलब जो बटे में हम चीज़ लिखेंगे डिनोमिनेटर में, तो वो क्या होगा, V मैंने लिखा है। V का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम है। V ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मतलब किस में, डीएम क्यूब में। ठीक है, अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो हम कैसे काउंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला होता है, तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें नंबर ऑफ मोल्स का, चलो मैं इधर सिंपली लिख देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल m से लिखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मैस इन ग्राम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मैस इन ग्राम को मैं स्मॉल m से लिख देता हूँ, ओवर मोलर मैस, मोलर मैस को मैं कैपिटल M से लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मोल्स फाइंड करने का फार्मूला आ जाएगा। मतलब मोल्स का क्या फार्मूला है, मोल्स फाइंड करने का, मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, मोलैरिटी को हम M से लिखते हैं, वो मैंने जस्ट M लिख दिया। अब मैस ऑफ सल्यूट ओवर मोलर मैस ऑफ सल्यूट। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली मैस ऑफ सल्यूट ओवर मोलर मैस ऑफ सल्यूट। असल में ये क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ही है। ठीक है, इनटू 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। इसी फार्मूले को जस्ट ओपन करके लिख दिया है। ठीक है, 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। अगर आपके पास सॉल्यूशन डीएम क्यूब में है तो ये अच्छा, लेकिन अगर क्या हो, वॉल्यूम बाज़ दफ़ा वो सी एम क्यूब में दे देता है, तो आपके पास दो चॉइस हैं। अगर वॉल्यूम सी एम क्यूब में हो, फॉर एग्जांपल कोई न्यूमेरिकल आ जाए, तो वॉल्यूम सी एम क्यूब में हो तो बेहतर है कि आप पहले उसे डी एम क्यूब में कन्वर्ट कर लें। सी एम क्यूब वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड कर दें तो आपके पास डी एम क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते तो फिर आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ सल्यूट ओवर मोलर मैस ऑफ सल्यूट। ये तो नंबर ऑफ मोल्स के बराबर हो गया, इनटू, अब पहले ऊपर हमने 1 लिखा था, लेकिन अब हमने क्या लिखना है, 1000, 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सी एम क्यूब। अब अगर आपने सी एम क्यूब में सॉल्यूशन लिया हुआ है उसका वॉल्यूम, तो फिर आपने क्या करना है, 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सी एम क्यूब। ठीक है, अब मोलैरिटी का जो है वो यूनिट क्या होता है, मोलैरिटी का यूनिट होता है, जैसे ही हमने डिफाइन पढ़ी, मोल पर डीएम क्यूब। इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हम देखते हैं मोलैलिटी में, सेम वही बात। फार्मूला क्या आएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था, यहाँ पे क्या है, मैस ऑफ सॉल्वेंट, और मैस किस में है, केजी में, मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
नेक्स्ट है हमारे पास इसी फार्मूले को दोबारा अगर हम देखें तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम ओपन करके यूँ लिख सकते हैं, उसका जो ओरिजिनल फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे ये आ जाएगा इनटू 1 ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास जो है वो केजी में आ जाएगा। या फिर दोबारा मोलैलिटी को मैंने यहाँ पे स्मॉल एम से लिखा हुआ है मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट। लेकिन अगर आपको सोल्यूट जो सॉल्वेंट है उसका जो मैस है वो ग्राम में दिया हुआ हो तो फिर आपने क्या करना है, 1 की बजाय ऊपर 1000 लिखेंगे और नीचे मैस ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। स्टूडेंट्स आप पहले ग्राम को डायरेक्ट केजी में कन्वर्ट करके ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों फार्मूलाज में से सेम फार्मूलाज हैं, ठीक है। सिर्फ एक बेसिक फ़र्क है कि यहाँ पे केजी लिया है, यहाँ पे ग्राम लिया है, बाकी सारा फार्मूला सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके यूनिट क्या होते हैं, मोल पर केजी, क्योंकि हमने डिफाइन में कहा कि नंबर ऑफ मोल्स वो आ गया, डिज़ोल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट तो ये पर केजी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी जो है इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट है, मतलब अगर आपने एक सोल्यूशन तैयार किया और अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। कैसे, देखें यहाँ पे हमने लिया हुआ है वॉल्यूम। अब आपको पता है वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम किस में है, नीचे है, डिनोमिनेटर में है। तो इसका मतलब ये होगा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब आप यूँ कह सकते हैं टेम्परेचर और मोलैरिटी का जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स में है, ठीक है। टी इनवर्स 1/m। यहाँ पे m का मतलब मोलैरिटी है। टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैरिटी कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज यूज टू प्रिपेयर मोलर सोल्यूशन। अगर आपने मोलर सोल्यूशन तैयार करना है तो आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होनी चाहिए। और इट इज़ मोर कंसनट्रेटेड। अच्छा, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। हाँ, पहले इसके देखें कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है लेकिन ये वाला टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मोलैलिटी वाला जो यूनिट है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट है। रीज़न, क्योंकि टेम्परेचर का मैस के साथ कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेचर बढ़ा दो या कम कर दो तो 1 kg मैस 1 kg ही रहेगा, वो कम ज़्यादा नहीं होगा। तो इस वजह से टेम्परेचर चेंज करने से मोलैलिटी चेंज नहीं होती। ये एमसीक्यूज़ है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमने लिखा नो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज यूज टू प्रिपेयर मोलल सोल्यूशन। देखें, मोलैरिटी के लिए हमें एग्जैक्ट वॉल्यूम होना ज़रूरी है, तो इसका मतलब हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होना ज़रूरी है। स्टूडेंट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या होती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लैब में डिफरेंट क्वांटिटीज़ की अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरे पास है 1 dm³ या पानी के हिसाब से अगर हम बात करें तो 1 लीटर की, ठीक है। अब यहाँ पे एक निशान लगा होता है जिसे हम मार्क बोलते हैं, मार्क यहाँ पे होता है, ठीक है। ये जो है जो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है ये 1 dm³ की है, ठीक है। इसका वॉल्यूम एग्जैक्ट 1 dm³ होगा। बाकी जो है वो और फ्लास्क भी होती हैं लैब के अंदर, लेकिन सोल्यूशन बनाने के लिए याद रखें हमेशा हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका वॉल्यूम एग्जैक्ट होता है। जो बाकी फ्लास्क वगैरह होती हैं, ठीक है, टाइट्रेशन फ्लास्क होती है, कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं उसे, वो उनका वॉल्यूम एग्जैक्ट नहीं होता। या बीकर वगैरह होते हैं तो उनका भी एग्जैक्ट नहीं होता। अब चूँकि मोलैरिटी के लिए तो हमें एग्जैक्ट वॉल्यूम चाहिए, तो इस वजह से वो वाली फ्लास्क हम यूज़ करेंगे जिसका एग्जैक्ट वॉल्यूम होगा। लेकिन मोलैरिटी वाला सोल्यूशन तैयार करने के लिए तो हमें वॉल्यूम की ज़रूरत ही नहीं है, हमें केजी सॉल्वेंट की ज़रूरत है, मतलब 1 kg सॉल्वेंट की ज़रूरत है। तो इस वजह से हम अगर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ना भी यूज़ करें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट है कि मोलर सोल्यूशन जो होता है वो कंसनट्रेटेड होता है और जो मोलल सोल्यूशन होता है वो लेस कंसनट्रेटेड होता है। इस पर स्टूडेंट्स आपने फोकस करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है ग्लूकोज का, 1 मोलर
सॉल्यूशन बनाना है ग्लूकोज का। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है हमारे पास C6H12O6। अगर इसका हम मोलर मैस निकालें तो वो हमारे पास 180 ग्राम बनता है। मतलब अगर आप ग्लूकोज का 180 ग्राम जो है वो वेट कर लेते हैं उसका, तो ये हमारे पास 1 मोल होगा। अब मैंने ग्लूकोज का 1 मोलर सोल्यूशन तैयार करना है। 180 ग्राम मैंने जो है वो ग्लूकोज लिया, इसको मैंने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दिया। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालना है। पहले गौर करें, पहले नंबर पे, मैं नंबर 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले नंबर पे मैंने ग्लूकोज डाला है। उसके बाद दूसरे नंबर पे फिर मैंने इसमें डिस्टिल वाटर डाला है। स्टूडेंट्स, जब हम लैब में तैयार करते हैं कोई भी सोल्यूशन तो याद रखें हम हमेशा डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं। डिस्टिल वाटर क्या होता है, ये आयंस फ्री वाटर होता है। मतलब इसमें कोई आयंस वगैरह नहीं होते। लाइक जैसे हम नॉर्मल वाटर यूज़ करते हैं उसमें तो आयंस होते हैं, लेकिन ये आयंस फ्री वाटर होता है। इसी को हम डीआयोनाइज्ड वाटर भी कहते हैं। मतलब सिर्फ पानी होगा, प्योर पानी, उसमें और कोई साल्ट्स नहीं होंगे। अगर हम टैप वाटर जो है आम पानी इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सोल्यूशन जो होता है उसके अंदर वो दूसरे आयंस आ जाते हैं, तो वो सोल्यूशन सही नहीं तैयार होता। तो इस वजह से हमेशा डिस्टिल वाटर यूज़ करना है। अच्छा देखें, अभी मैंने कहा पहले हमने ग्लूकोज डाल दिया, तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज ने कुछ जगह ऑक्यूपाई कर ली होगी। ठीक है, कुछ वॉल्यूम घेर लिया होगा जाके। उसके बाद हमने थोड़ा सा पानी डालना है, इस ग्लूकोज को डिज़ोल्व कर लेना है। उसके बाद बाकी पानी डाल के ये जो मार्क था, यहाँ तक जो निशान था, ठीक है, यहाँ तक पानी हमने भर लेना है, इसमें डिस्टिल वाटर डाल लेना है। उसके बाद इसका जो ऊपर स्टॉपर होता है, ढक्कन होता है, वो इसके ऊपर लगा के इसको हल्का सा शेक कर लेना है अच्छी तरह, ताकि सारा ये मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या तैयार हो जाएगा, 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बरक्स अगर इधर हम देखते हैं मोलैलिटी के लिए, तो मोलैलिटी के लिए चले मैं एक ये फ्लास्क ही ले लेता हूँ दोबारा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वैसे हमने कहा कि ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं समझाने के लिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ही ले रहा हूँ। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखें इसमें क्या होगा। हमने यहाँ पे 1 मोलर ग्लूकोज तैयार करना है। 1 मोलर ग्लूकोज, पहले 1 मोलर तैयार किया था, अब 1 मोलर। तो 1 मोलर के लिए कितना मैस चाहिए, मैस 180 ग्राम ही चाहिए अब भी, 180 ग्राम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब मैंने मोलर सोल्यूशन तैयार करना है तो सबसे पहले मैंने 1 kg वाटर डालना है। सबसे पहले 1 kg वाटर, पहले नंबर पे पानी डालना है। पानी अब आपको पता है कि 1 kg पानी और 1 dm³ जो वाटर होता है वो इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी जो है वो ऑलमोस्ट 1 होती है। तो इस वजह से 1 kg और 1 dm³ जो है वाटर वो इक्विवेलेंट होता है। बाकी के लिए होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उनमें कम ज़्यादा हो सकता है। अब क्या होगा, 1 kg पहले हमने वाटर ऐड कर लिया, तो वाटर जैसे ही हम ऐड करेंगे कि पानी ने जाके ये सारी जगह घेर लेनी है और मार्क तक जो है ना वो 1 kg वाटर हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पे अब हमने क्या करना है, अब हमने ग्लूकोज डालना है। अब हमने 180 ग्राम जैसे ही ग्लूकोज डालना है, तो आपको पता है कि 180 ग्राम ने भी कोई जगह घेरनी है, वॉल्यूम घेरना है। तो ये जो सोल्यूशन तैयार हुआ होगा इसका वॉल्यूम 1 dm³ से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसका मैस भी ज़्यादा हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें कि उसका मैस ज़्यादा हो जाएगा, वो ऊपर तक चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका स्टॉपर जो है, इसका ढक्कन वगैरह जो है वो ऊपर देके इसको शेक करें, तो ये हमारा सोल्यूशन कौन सा तैयार हो जाएगा, 1 मोलर। अब स्टूडेंट्स, पहले हमने इसमें वाटर फिल किया है, 1 kg या 1 dm³ एग्जैक्ट वाटर फिल किया है। हमें वाटर का एग्जैक्ट पता है कि हमने 1 dm³ फिल किया है, लेकिन यहाँ पे पहले हमने ग्लूकोज डाला है, तो ग्लूकोज ने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया वहाँ पे। उसके बाद हमने वाटर डाला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लूकोज ने पहले जगह घेर ली होगी, उसकी जगह पे जो पानी था वो, उसके बाद हमने पानी डाला तो पानी कम गया होगा। मतलब इस सोल्यूशन में पानी क्या होगा, कम होगा, लेकिन यहाँ पे पानी ज़्यादा है। तो आपको याद हो, अगर पहला इसका लेक्चर जो है वो आपने देखा हो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा हो, अब दोनों में सोल्यूट बराबर है, इधर भी 180 ग्राम है, इधर भी 180 ग्राम है, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है। सोल्यूट अगर बराबर हो और एक जगह पे सॉल्वेंट ज़्यादा हो, तो वो जो होता है सोल्यूशन वो डाइल्यूट होता है।
डाइल्यूट कह लो या लेस कंसनट्रेटेड कह लो, एक ही बात है। इसका मतलब ये वाला सोल्यूशन जो है वो लेस कंसनट्रेटेड है, लेकिन ये वाला सोल्यूशन जो है वो मोर कंसनट्रेटेड है। मोर कंसनट्रेटेड या दूसरे लफ्ज़ों में डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हमने टर्म पढ़ी हुई है, तो ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। अब इन दोनों में से टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह याद करनी है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में आपके एक दिया हुआ है 1 मोलर ग्लूकोज और 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन, और इसी तरह फिर 1 मोलर यूरिया और 1 मोलर यूरिया। तो वो आपने यहाँ से अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो वो आपको खुद ब खुद जो है वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। ये आपने स्टूडेंट्स अच्छी तरह करना है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्लाह हाफिज़।